इस डिक्टेशन की PDF टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 005 के नाम से मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। श्रीमान जी, मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे इजाज़त देनी होगी। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश आज़ाद हुआ था, तब जनता ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ लोकसभा, विधानसभा का बड़े उत्साह से स्वागत किया था और स्वागत करने की बात भी थी। अब कहा गया वह स्वागत, किधर गया वह उत्साह? क्या हुआ इन अपेक्षाओं का जो हमने अपने जनप्रतिनिधियों से लगाई थी? आज चारों ओर हताशा सी फैल गई है। लोग सोचने लगे हैं कि शायद प्रजातंत्र की प्रणाली ही दोषपूर्ण है। यह स्थिति अच्छी बुरी चाहे किसी प्रकार की हो, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह स्थिति सत्य बन चुकी है। इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इस अस्तित्व को इनकार करते हुए यह कहना कि आज भी उनका वही सम्मान है, वही आदर है, सत्यता से मुख मोड़ना होगा। अब सच तो यह है कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनकी खामियों, कमज़ोरियों को पहचान कर उनका कारण खोजा जाना चाहिए। इस तरह से मुंह छुपा कर ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं और ना ही इन संस्थाओं का कल्याण हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में कैसे उत्पन्न हुई। हमने जिस संस्था का बड़ी आशा और बहुत उम्मीद से स्वागत किया था, उसके श्री विहीन हो जाने के कारण कौन से हो सकते हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। इस दिशा में जब हम गहराई से मनन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान परिस्थितियों के कई कारण हो सकते हैं। प्रमाण के रूप में वर्तमान संवैधानिक ढांचे में उनकी उपयोगिता, नियम, कार्य और जनता की अपेक्षाओं की तुलना में प्रतिनिधियों का आचरण किसी न किसी सीमा तक इन सब के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान संप्रेषण क्रांति के संदर्भ में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। सबसे पहले तो मैं यही व्यक्त करना चाहूँगी कि हमें संविधानिक ढांचे में विधानसभा के स्थान के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधानिक ढांचे में संसद मुख्य केंद्र बिंदु पर है। हमारे देश के जितने भी मुख्य कार्यकलाप हैं, उनका नीति निर्धारण केंद्र से होता है, चाहे वह औद्योगिक नीति हो, चाहे वह कृषि नीति हो, चाहे वह शिक्षा नीति हो, स्वास्थ्य नीति, इनका निर्धारण संसद से होता है। योजना आयोग इसकी मुख्य संस्था रहती है। कहने को तो योजना का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, जिसके सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि योजना प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों के द्वारा बनाई जाती हैं। चाहे सवाल नेहरू कालीन समाजवादी अर्थव्यवस्था का हो, चाहे नवीन
प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, चाहे फिर शिक्षा प्रणाली, इनका निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा होता है। यद्यपि राज्य के मुख्यमंत्री मात्र सम्मानित सभासद के रूप में अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं। हुआ वही जो केंद्र सरकार ने चाहा। इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता था। चूंकि राज्यों के पास विशेषज्ञों का वह अमला नहीं है जो केंद्र सरकार के पास है, न राज्यों के पास अन्य देशों अथवा अंतर्देशीय संस्था के संपर्क सूत्र हैं, और न ही कर लगाने के वैसे साधन जैसे केंद्र के पास उपलब्ध हैं। जहाँ तक कि करारोपण के महत्वपूर्ण साधन केंद्र के पास हैं। केंद्र यदि चाहता है तो अपनी मर्जी से कुछ राशि राज्य सरकारों की झोली में डाल देता है। इसी प्रकार से विदेशों से लिया गया सारा कर्ज अपनी इच्छा से देता है। मनुष्य ने मानवता का विकास बाद में किया, उसके पहले ही उसमें अपने अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज सरल रूप से व्यक्तियों का समूह के रूप में रहा है। प्रकृति के इस समूह में अलग अलग प्रवृत्ति और स्वभाव के लोग होने के कारण उनके विचार, भाव, भावना, संवेदना में भिन्नता होती है। आरंभ में व्यक्ति अपने विचारों को समाज में अभिव्यक्त करता रहा है, यह उसका अधिकार है, किंतु धीरे धीरे उसके वैचारिक स्वभाव में एक विचार यह भी आता है कि उसके भाव, विचार और अनुभव सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार व्यक्ति में यह भावना प्रबल होने लगती है कि वह समाज का नेतृत्व करे, क्योंकि दूसरों के विचार और स्थिति उसकी अपेक्षा तुच्छ और अनुच्च है। मैं समझता हूँ नेतृत्व की भावना का विकास व्यक्ति के विचारों से होता है। फिर व्यक्ति, समूह, संप्रदाय, प्रांत, राज्य, राष्ट्र और विश्व उसके आगामी लक्ष्य होते हैं। समाज की व्यवस्था का संचालन करने की प्रक्रिया से ही अधिकारों के हनन की परिपाटी का निर्माण होता है। आज यही भावना विश्व के कुछ देशों में अहंकार के रूप में विकसित हो चुकी है कि वे विश्व व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति, समृद्ध और अधिकार है। जब किसी के अधिकार बढ़ते हैं तो किसी ना किसी के अधिकार कम होते हैं। नेतृत्व एक ऐसा अधिकार है और ये अधिकार समूह के किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकते हैं। अर्थात एक के अधिकार बढ़ने से समूह के अन्य व्यक्तियों के अधिकार कम हो जाते हैं। इस प्रकार से मानव अधिकार के हनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज भी विश्व के देशों के अंदर समुदाय में अधिकारों के असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि जो धनी है, विकसित है, उसके पास ज़्यादा अधिकार हैं। जो गरीब है, अविकसित है, परिणाम स्वरूप उसके अधिकार भी कम होते हैं। ये विकसित और बड़े देश विकासशील राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर सहानुभूति ज़रूर दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही उसकी कीमत भी मांगते हैं। अविकसित देशों के पिछड़े रहने का एकमात्र कारण प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन ना हो पाना रहा है, और दूसरा कारण प्राकृतिक असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियां
हो सकती है, जिनके कारण वहाँ भुखमरी और महामारियाँ फैलती जा रही हैं, जिससे लोग काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। इस बात से बड़े राष्ट्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 70 और 60 दशक के बाद है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।